नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज की कहानी में आप सबका स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज की जो कहानी होगी और कहानी के तरफ बढ़ने से पहले अनमोल जिंदगी और कोर्स ऑफ ट्रस्ट मिलकर एक समाज को चाहिए साफ-सुथरा सोशल मीडिया मुहिम चलाई है और हम आग्रह करते हैं कि इस मुहिम में आप अपने पूरे परिवार के साथ भाग ले सकते हैं, यानी पूरा परिवार मिलकर सोशल हो सकते हैं। mypungi.com पे जाकर अपना अकाउंट फ्री में बना सकते हैं और पूरा परिवार मिलकर अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं, किसी दूसरे के अनुभवों को लाइक कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ फ्रेंड्स बना सकते हैं और समाज को दे सकते हैं एक साफ सुथरा सोशल मीडिया। यहाँ से एक बेहतर आय भी आप कर सकते हैं लाइक कमेंट और शेयर करके। साथ ही साथ अनमोल जिंदगी डॉट इन एक ऑनलाइन पत्रिका है जहाँ पे आपको देश दुनिया के खबरें पढ़ने के लिए मिल सकता है बिना रुकावट, बिना कोई ऐड के। तो अनमोल जिंदगी डॉट इन पे जाना आप भूलिएगा नहीं। बढ़ते हैं आज कहानी की तरफ। आज की कहानी से कुछ सीखने को भी मिलेगी और कहानी बड़ा ही दर्दनाक है। एक ऐसी लड़की की है जो बहुत ही अपने दिमाग से शातिर है। घटना को जो अंजाम देती है वो बड़ा ही दर्दनाक घटना को अंजाम देती है। लड़की मरी हुई साबित हो जाती है। समाज और माँ-बाप दाह संस्कार तक कर देते हैं, लेकिन जो मरी हुई लड़की है वही है असली कातिल। पुलिस उस तक कैसे पहुंचती है और जो लाश पुलिस बरामद करती है, आखिर वो लाश किसकी होती है? मरी हुई लड़की को भारतीय न्याय व्यवस्था है, क्या उसे न्याय दिलवा पाती है? आखिर क्या कारण था कि वो जो लड़की है वो मारी गई? जानते हैं पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र इलाके में एक सिंघड़िया एक जगह है और सिंघड़िया के आसपास में इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहीं की एक छात्रा और वहीं का एक छात्र, ये दोनों में हो जाता है प्यार। छात्रा होती है जिसका नाम शिखा दुबे है और जो छात्र होता है उसका नाम है आपको दीपू यादव। दीपू यादव का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा ही अच्छा है, हैंडसम लड़का है। शिखा दुबे भी कम खूबसूरत नहीं है, भरा हुआ शरीर है, बाल लंबे लंबे हैं, आंखें बड़ी बड़ी है, होठ तो ऐसे लगते हैं जैसे अभी अभी जब बोलेगी तो वहां से बस रस टपकना बाकी है। इस प्रकार का व्यक्तित्व। जब भी वो खेलती है, जब भी वो बाहर निकलती है अपने घर से और जब भी वो हंसती है, पड़ोसी में रहने वाले दीपू यादव बस निहारते रहते हैं। हिम्मत नहीं होती है कि भाई हम जाकर प्रपोज करें। मामला पड़ोस का है, पड़ोस की लड़की है। जात भी दोनों का अलग अलग, एक यादव है तो एक ब्राह्मण है। समस्याएं बहुत है। एक दिन का मौका ऐसा होता है कि जब कॉलेज गए हुए होते हैं दोनों, दीपू यादव के पास अपनी मोटरसाइकिल थी। शिखा कॉलेज जब जाती थी तो वहाँ की जो बस व्यवस्था है, ऑटो व्यवस्था है, उससे वो चली जाती थी। बारिश हो रही थी, घने बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अब आंधी और तूफान आ जाए। सारे बच्चे अपने अपनी व्यवस्था से बाहर निकल गए, यानी कॉलेज से वो घर की तरफ चले गए। वहाँ पे बच गई थी शिखा दुबे और शिखा दुबे वहाँ थी, मतलब कोई था जो उसका इंतजार कर रहा था कि आखिर ये जाएगी तो कैसे जाएगी, क्योंकि रोज देखने का काम दीपू यादव का था और दीपू ये देख रहा था कि आखिर शिखा यहाँ से जाएगी तो कैसे जाएगी। सारे बच्चे चले गए, बच गए तो शिखा और दीपू। दीपू हिम्मत करके शिखा के पास जाता है और कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, घर तो हम भी चलेंगे। पड़ोस में रहने की वजह से जान पहचान तो है ही, एक दूसरे को तो जानते ही हैं, लेकिन मामला वहां तक पहुंच जाएगा ये शिखा नहीं जानती थी। दीपू प्यार तो करता ही था, दीपू को प्यार हो चुका था।
शिखा कहती है ठीक है चलिए। दीपू कहता है कि अभी बारिश हो रही है, झमाझम बारिश है, क्या करना है? शिखा कहती है कि चलिए ना भीगते-भीगते आज जाएँगे। दीपू तैयार हो जाता है। दीपू अपने बाइक पे शिखा को बैठा लेता है। शिखा बाइक पे थोड़ी पीछे बैठती है। बाइक चल रहा है। रास्ते में दीपू ब्रेक लेता है। ब्रेक लेने की वजह से शिखा पीछे से झटका खाकर दीपू के पीठ के ऊपर आकर लटक जाती है। जैसे ही शिखा पीठ के ऊपर लटकती है, दीपू को तो ऐसा लगता है जैसे कितने हजार वोल्ट का झटका लगा। दीपू बाइक को रोक देता है। कहता है कि शिखा जी आप ठीक तो हैं? शिखा शर्मा कर कहती है हाँ बस ठीक है। दीपू को कुछ गरम-गरम सा महसूस होता है उसके पीठ के ऊपर। शरीर भीगा हुआ है, बारिश हो रही है, मौसम अंधेरा-अंधेरा जैसा है। इसके बावजूद भी दीपू को अपने पीठ के ऊपर कुछ गरम-गरम जैसा महसूस होता है। दीपू ये कहता है शिखा से कि शिखा जी बड़ा गरम-गरम लग रहा है, क्या बात है? ये शर्मा कर कहती है ठीक है चलिए आप आगे बढ़े थे कि एक खाली सुनसान स्कूल था रास्ते में। शिखा कहती है कि जरा रुक जाते हैं, बारिश कम हो जाएगी तो चलेंगे। दीपू कहता है ठीक है, गाड़ी को स्कूल की तरफ मोड़ देता है, सुनसान जगह है, बारिश हो रही है, कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है और अंधेरा-अंधेरा जैसा छाया हुआ है। दोनों बाइक से उतर कर और स्कूल के अंदर चले जाते हैं। रोड के किनारे से और रोड पर से किसी भी व्यक्ति को वो स्कूल का जो कमरा जहाँ ये लोग खड़े थे, वहाँ किसी को दिख नहीं रहा था और कोई था भी नहीं। दोनों खड़े हैं। दीपू ये कहता है शिखा से कि शिखा आपको तो पता है शायद या नहीं पता है लेकिन मैं आपको बेहद प्यार करता हूँ और बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं ये बात आपको बताऊँ। शिखा शर्मा जाती है और शर्माने के बाद अपनी मुंडी को नीचे कर देती है और वो कहती है कि आपको मैं भी तो आपको चाहती हूँ। मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कह नहीं पा रही थी, समाज का डर है, लोक लाज का डर है। दीपू ये कहता है कि चलिए आपको हम पसंद है, हम आपको पसंद है, तो क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ क्या? दीपू शिखा को गले लगाता है। गले लगाने के बाद की जो स्थिति थी, वो सारी हदें ये दोनों मिलकर उसी स्कूल में तोड़ देते हैं, सारी हदें पार कर जाते हैं। काफ़ी दिनों से जो 2 आत्माएँ तड़प रही थी, आज वो 2 आत्माएँ एक जगह पे मिल जाती हैं। दोनों पूर्ण रूपेण संतुष्ट जब हो जाते हैं, तब फिर वहाँ से शिखा कहती है कि अब समय रहते मुझे घर से पहले ही छोड़ दीजिए आप। दीपू वैसा ही करता है, समय रहते शिखा को अपने घर से कुछ दूरी पे छोड़ देता है, ताकि किसी को ये पता ना चले कि दीपू ही छोड़ने आया था शिखा को। दोनों के दिलों में अब जो तरंगे हैं, वो बस फूटती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। मिलने की जो अभिलाषाएँ हैं, वो तेज होती जा रही हैं। गाहे-बगाहे मौका पाते ही दोनों 2 तड़पती आत्माएँ एक हो जाया करती हैं। गाँव में, घर में, समाज में किसी को भी भनक अभी तक नहीं लगी है कि ये दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार परवान पे चढ़ ही रहा है। यहाँ पे दोनों प्यार के अंदर डूबे हुए हैं। लेकिन एक और घटना हो रही है सोनभद्र में। सोनभद्र में एक महिला है जो 3 साल के बच्चे की माँ है। देखने में बहुत ही खूबसूरत है, भरा हुआ शरीर है, इसकी भी आँखें बहुत बड़ी-बड़ी है और इसकी जो हाइट है
वो शिखा दुबे जैसी है, उसी प्रकार का कद-काठी है, भरा हुआ शरीर है, बड़े-बड़े बाल हैं, बड़ी-बड़ी आँखें हैं। इसके भी होठ ऐसे हैं जैसे ऐसे लगता है कि अब बोलेगी तो बस रस ही टपक जाएगा। ये खड़ी थी सोनभद्र के हाईवे के ऊपर, उसे जाना था दूधी। स्वाभाविक है कि बहुत सारे ऐसे हाईवे हैं जहाँ पे व्यवस्थाएँ बस की भी होती हैं, बाकी जो भी वाहन मिल जाते हैं उससे लोग लिफ्ट लेकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाते हैं। आज भी ऐसे लोग करते हैं, हाईवे पे खड़े होते हैं, हाथ देते हैं कार को, बस को, ट्रक को, जो भी आ रहा हो, जो भी जैसे भी मिल जाए, वो उस पे सवार होकर अपने जगह पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे सोनभद्र के हाईवे पे खड़ी थी पूजा, सुबह-सुबह का समय था। एक ट्रक आता है, ट्रक को हाँक देती है, हाँक देने के बाद ट्रक में बैठ जाती है। कहती है कि मुझे दूधी तक जाना है। ट्रक भी दूधी के आगे जाने वाली थी, यानी झारखंड में उसकी एंट्री थी गढ़वा होते हुए। ट्रक में था सुग्रीव यादव और उस सुग्रीव यादव का एक खलासी भी था। पूजा ट्रक में बैठ जाती है, बातचीत होना शुरू हो जाता है। सुग्रीव बार-बार पूजा को निहार रहा होता है। पूजा भी सुग्रीव को निहार रही होती है क्योंकि सुग्रीव जो ट्रक चला रहा था, उसका भी व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा था। क्योंकि सुग्रीव सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही नहीं था, वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी चलाता था। ढेर सारे ट्रक इसके थे, लेकिन एक ट्रक ऐसा था जिसको वो चाहता था और कभी-कभी वो लेकर निकल जाता था चलाने के लिए। इतना शौक था उसे। तो मालिक भी था, सिर्फ ड्राइवर ही नहीं था, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। पूजा भी देख रही थी और सुग्रीव भी देख रहा था। एक ढाबा होता है, ढाबे पे रुकते हैं, रुकने के बाद चाय-पानी जानबूझकर सुग्रीव अपने ट्रक को रोकता है, चाय-पानी पीने के लिए थोड़ा, ताकि इसे पूजा से बात करने का मौका मिल जाए। खलासी को कहता है कि तुम जा कर के ऑर्डर दो, थोड़ा खाना वगैरह भी खाएँगे, चाय वगैरह भी पिएँगे, इसके बाद यहाँ से चलेंगे। खलासी ऑर्डर देने जाता है ढाबे पे, इधर ये बात कर रहा होता है पूजा से। ये कहता है कि पूजा, आप बेहद खूबसूरत हैं। इतनी खूबसूरती लेकर आप कैसे जीवित रहते हैं आप? कैसे चलती हैं आप? और आपके साहब क्या करते हैं? पूजा कहती है कि मेरे साहब से मेरा तलाक हो गया है। मेरी 3 साल की बच्ची है, मैं अभी पड़ोस में उसे छोड़कर जा रही हूँ बुद्धि और मुझे सुबह ही लौटना है। बस 1 दिन रहना है। चलिए अच्छी बात है। सुग्रीव ये बात सुनकर बस सुग्रीव के मन में लड्डू फूटने लगता है। बस तुरंत मौका पाते ही पूजा का हाथ को पकड़ लेता है। हाथ को पकड़ने के बाद ये कहता है कि पूजा जी, आपको देख के मुझे प्यार हो गया। ऐसा लगता है कि जन्मों जन्म से हम आपको जानते हैं। पूजा खूबसूरत होने के साथ-साथ अभी उम्र ही क्या थी उसकी, ये भी फिसल जाती है सुग्रीव की बातों में, उसकी पर्सनैलिटी को देखकर। शर्मा जाती है और सुग्रीव का विरोध नहीं कर पाती। सुग्रीव धीरे से उसको अपने गले में चिपका लेता है। गले लगते हैं। उधर खलासी ऑर्डर दे चुका होता है। साथ में तीनों मिलकर खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, 1 आध घंटे बात करते हैं। फिर आराम से ट्रक को लेकर सुग्रीव निकलता है। दूधी की तरफ दूधी की तरफ जाते-जाते रास्ते में एक और जगह पे रोकता है, सुनसान जगह पे। सुग्रीव अपने खलासी को कहता है कि ठीक है, जाकर पीछे थोड़ा साफ-सफाई कर लो और हवा भी चेक कर लो, बाकी का चीज़ों को देख लो कि ट्रक के अंदर सामान क्या है, कैसे व्यवस्थित। खलासी इशारा को पाते ही अपने काम पे लग जाता है। इधर सुग्रीव अपनी आत्मा की शांति के लिए पूजा के साथ वो सारे व्यवहार कर पाता है जो 2 नौजवान शरीर अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए करते हैं। वो सारी बातें वहाँ पे संपन्न हो जाती है। बस एक दूसरे के आगोश में समा जाते हैं।
सिलसिला जारी होता है, जाकर छोड़ देता है। गाहे-बगाहे मिलना होता है सुग्रीव का। पूजा बहुत हृदय के साथ सुग्रीव के साथ प्यार करती है, मिलती है, जुलती है, रहती है, घूमती है, आती है, जाती है। सुग्रीव को पाकर पूजा को ऐसा लगता है कि संसार की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। ऐसा इंसान ही मुझे जीवन में चाहिए था, जो घुमाता हो, फिराता हो, प्यार करता हो, सारी ज़रूरतों को पूरा करता हो। पूजा इधर समय जैसे-जैसे बीत रहा था, सुग्रीव को ये कहने लगी थी कि सुग्रीव अब बस थक गए हैं आपके ट्रक में बैठ-बैठ कर। क्यों ना ऐसा हो कि हम और आप शादी कर लें। बस मैं अपनी बच्ची के साथ आपके जीवन में आपकी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। सुग्रीव टालता गया कि ठीक है भाई, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। एक दिन अचानक सिंघड़िया के हाईवे पर एक लाश मिलती और लाश की ऐसी स्थिति की होती है कि चेहरे को धारदार हथियार से गोद दिया जाता है, कीमा बनाया हुआ होता है, ताकि चेहरे का जो शिनाख्त है, पहचान हो ही ना सके। इतनी बुरी स्थिति में लाश को पहुंचा दिया जाता है। लाश को पाकर पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। स्थानीय लोग जब देखते हैं तो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पुलिस को सूचना दिया जाता है स्थानीय लोगों के माध्यम से। पुलिस आनन-फानन में वहाँ पे पहुँचती है घटना स्थल पे। वहाँ का मुआयना करती है, देखती है, तस्वीर वगैरह ली जाती है। लाश का पंचनामा किया जाता है। पंचनामा करने के बाद के लिए उसे भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम भेजने के बाद दूसरे दिन रिपोर्ट भी आती है, लेकिन इधर पोस्टमार्टम तक भेजने के बाद आस-पास के लोगों से, वहाँ पे उपस्थित लोगों से पूछताछ करती है कि क्या आप लोग इस लाश को पहचानते हैं? क्या जानते हैं आप लोग? भीड़ से कहीं भी और किसी भी प्रकार का पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। पुलिस परेशान है कि आखिर ये है कौन? इसका पहचान करना बहुत ज़रूरी है। पुलिस अपने ही हिसाब से जब जाँच-पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि ये जो लड़की है, वो सिंघड़िया के कमलेशपुरम कॉलोनी की शिखा दुबे है। शिखा दुबे के रूप में इसको पहचान किया जाता है। वो इसलिए पहचान किया जाता है कि शिखा दुबे के माँ-बाप गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाए हुए होते हैं। लाश का शिनाख्त करने के लिए पुलिस शिखा दुबे के परिजन और माता-पिता को बुलाते हैं। पिता रामचंद्र दुबे आते हैं, देखते हैं, लाश को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तो मेरी बेटी है, शिखा दुबे है। चेहरा से तो पहचान नहीं पा रहे थे। कद-काठी उतना ही। अपनी बेटी को तो जानते हैं भाई, कद-काठी कैसा है, लंबे-लंबे बाल तो हैं। इस लाश के भी बाल लंबे हैं। कपड़े भी शिखा के ही हैं। शिखा हमेशा अपने गले में एक काला धागा पहनती थी, जो अपने हाथों से डिजाइन करके बनाई हुई थी और वो कभी अपने गले से उतारती नहीं थी। वही माला धागा से बनाया हुआ इस लाश के गले में थी। उसको देखने के बाद ये पूरा का पूरा श्योर हो जाते हैं कि मेरी ही बेटी है। लाश को अपने हवाले लेते हैं और लेने के बाद उसका दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार करने के बाद बात अब ये है कि आखिर पुलिस पूछती है कि गुमशुदगी का रिपोर्ट था, लेकिन क्या आपको किसी के ऊपर शक है कि भाई आपकी बेटी का कोई दुश्मन हो सकता है? शिखा दुबे के पिताजी ये कहते हैं कि हाँ है। हमारे पड़ोसी दीपू यादव पे हमको शक है कि इसका मर्डर करने में दीपू यादव का ही हाथ है, क्योंकि उसका चाल-चलन मुझे अच्छा नहीं लगा। पिताजी के कहने पे पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और तलाश जारी कर देती है दीपू यादव का। तलाश जारी करते-करते, तलाशते-तलाशते, लिंक को खंगालते-खंगालते पुलिस पहुंच जाती है सोनभद्र। पुलिस को यह खबर लग जाती है कि दीपू यादव सोनभद्र में रह रहा है।
पुलिस की पूरी टीम दीपू यादव को पकड़ने के लिए सोनभद्र पहुंचती है। पूरा घेराबंदी कर लिया जाता है। पुलिस जब वहां पहुंचती है, दरवाजे पे जब दस्तक देती है, दरवाजा दीपू यादव ही खोलता है और साथ ही साथ दीपू यादव के पीछे खड़ी रहती है शिखा दुबे। पुलिस ये देखती है कि शिखा दुबे तो यहाँ है। तो जो शिखा दुबे वहां, यानी जिसकी लाश मिली थी, इसके परिजन और इसके माता पिता इसका दाह संस्कार कर चुके हैं, तो क्या वो शिखा दुबे नहीं है? शिखा दुबे ये है। दोनों को पुलिस पकड़ती है और लेकर आ जाती है सिंघड़िया में, थाने में लेकर आती है। और थाने में लेकर आने के बाद शिखा दुबे के माता पिता को भी और परिजन को भी बुलाया जाता है और ये पहचानवाया जाता है कि देखिए ये बेटी, माता पिता तुरंत पहचान जाते हैं, हाँ ये मेरी बेटी है। अब यहाँ पे पूछताछ शुरू होती है और वो भी पुलिसिया अंदाज में। पुलिस जब अपने अंदाज से पूछना शुरू कर देती है, तब शिखा दुबे जो वहां कहानी बताती है, ये सुनकर पुलिस भी कांप जाती है। वो कुछ इस तरह से बताती है कि श्रीमान, मैं दीपू यादव से प्यार करती थी और करती हूं और करती ही रहूंगी। हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे, हम शादी करना चाहते थे, लेकिन समाज का ऐसा डर, ये ठहरा यादव और मैं ठहरी ब्राह्मण, हमारा परिवार दोनों को एक किसी भी जन्म में होने नहीं देता। मैंने ये प्लान बनाया कि आखिर जीना है तो किसी न किसी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। मैंने ही दीपू यादव से कहा कि कोई एक ऐसी लड़की को देखो जिसका कद काठी हमसे मिलता जुलता हो, हम उसको ठिकाने लगा देंगे। प्लान ये है कि मैं समाज में मरी हुई पाई जानी चाहिए। मैं मर गई हूं समाज के लिए और सिर्फ जिंदा अगर रहना चाहती हूँ तो मैं दीपू के लिए ही जिंदा रहना चाहती हूँ। मैंने ये प्लान दीपू को बताया। दीपू अपना प्लान सुग्रीव यादव को बताया, जो रिश्तेदारी में लगता है और रिश्तेदारी में और हम उम्र होने की वजह से ये उसका दोस्त भी है। दीपू यादव अपने सुग्रीव को कहता है, दोस्त को, कि ऐसा ऐसा मामला है यार, मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शिखा दुबे समाज के लिए और परिवार के लिए मर जाए। ऐसा कोई उपाय बताओ या कोई ऐसी लड़की बताओ जो शिखा दुबे से मिलती जुलती है। सुग्रीव को पप्पू अपने गर्लफ्रेंड को दिखाया था, मिलवाया था। सुग्रीव ये कहता है कि हाँ, मैं जानता हूं एक ऐसी लड़की है जो शिखा दुबे के कद काठी से मिलती जुलती है। बात तय हो जाता है। शिखा दुबे और दीपू वहां से निकल जाते हैं। यानी ये जो घटना 11 जून का है, वो 9 जून को अपने घर से भाग जाते हैं और मिलते हैं सीधे सुग्रीव से आकर। सुग्रीव से मिलने के बाद ट्रक में ये लोग कहीं जा रहे होते हैं 10 जून को। 10 जून को ही सुग्रीव अपने पूजा को बुला लेता है, ये कहकर कि हमको चलना है और चल करके कहीं काम धंधे सेट करने हैं, रूम सेट करने हैं, आपको आना पड़ेगा। पूजा चूंकि प्यार करती थी, स्वाभाविक है कि ट्रक में आया जाया करती थी, बेहिचक होकर वो आ जाती है। मिर्जापुर के एक ढाबे पे मिलते हैं और ढाबे पे ही सब लोग नाश्ता वगैरह करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और फिर सब, यह सब का मतलब दीपू, शिखा, पूजा और सुग्रीव साथ में एक खलासी ट्रक में बैठते हैं। ट्रक में बैठने के बाद ट्रक चलने लगती है। शिखा इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा तो थी, तेज तरार तो थी ही। वो कन्विंस कर लेती है पूजा को
दुखड़ा सुनाकर कि भाई एक काम करो, हम लोग अभी भी भागे हैं, थोड़ा-सा ये जो मेरा कपड़ा है अभी आप पहन के देख लो ना थोड़ा, मैं कहीं और उतर जाऊँगी, तुम कहीं और उतर जाना। पूजा सीधी-सादी सरल थी, वो मान जाती है। शिखा दुबे का जो कपड़ा है, जो साथ में लेकर आई थी, वो पहन लेती है। साथ में अपने गले से जो माला गले में पहनती थी, वो भी माला निकाल कर पूजा को पहना देती है और पहनाने के बाद बातचीत का सिलसिला चालू होता है, ट्रक के अंदर ही। शिखा अपने दुपट्टे को यूं गोल-गोल घुमाती है। गोल-गोल घुमाने के बाद, रस्सी जैसा बनाने के बाद, पूजा के गले में ऐसे डाल देती है और एक छोर दे देती है अपने दीपू को और एक हाथ में अपने पकड़ लेती है। दोनों मिलकर दोनों तरफ से खींच डालते हैं जोर से और वहां पे पूजा का जो प्राण है तड़प तड़प के ट्रक के केबिन के अंदर ही निकल जाता है। बस मर जाती है पूजा। पूजा जब मर जाती है तो चलती हुई ही ट्रक में धारदार हथियार होता है, चाकू वगैरह होता है इन लोगों के पास। उस चाकू से बारी बारी से, यानी सुग्रीव भी, शिखा भी और दीपू भी इस प्रकार से उसके चेहरे को गोद देते हैं, ऐसे चीर फाड़ देते हैं, ऐसा ऑपरेशन कर डालते हैं कि वो चेहरा पहचान में ही नहीं आता। ये शिखा पुलिस को बता रही होती है कि हम लोग मिलकर उसके चेहरे को गोद डालते हैं और इसके बाद श्रीमान उसे लाकर सिंघड़िया हाईवे के किनारे उसको फेंक देते हैं और फिर हम लोग अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाते हैं। ये बयान था शिखा का। पुलिस इन लोगों के बयान को नोट डाउन करने के बाद, जांच रिपोर्ट बनाने के बाद कोर्ट में पेश कर देती है, दोनों को जेल में डाल देती है। केस आगे बढ़ता है, ट्रायल चलता है, गवाहियां चलती है। इन लोगों के कहने के आधार के ऊपर सुग्रीव को भी पकड़ लिया जाता है। खलासी जो था वो फरार है, उसके पास ना तो फोन नंबर था, कुछ नहीं। वो खलासी आज तक पकड़ा नहीं गया क्योंकि वो खलासी भी पैसे के लालच में इन लोगों का साथ दे रहा। इधर सुग्रीव इसलिए शिखा का साथ दिया क्योंकि पूजा शादी करना चाहती थी सुग्रीव से। शिखा जीना चाहती थी दीपू यादव के साथ, इसलिए उसे एक ऐसा बॉडी चाहिए जो शिखा बनकर मर जाए। जीने के लिए इन लोगों ने काम किया। पुलिस ये तीनों को जेल के अंदर डाल देती है। 10 साल, 2011 का मामला है और अभी ये 23, आप समझ लीजिए कि कितने साल हो, 12 से 13 साल हो गए। इन बीच में ट्रायल चलता रहा, गवाही के अभाव में, यानी कोई गवाह मिला नहीं पुलिस को, ये तीनों की रिहाई हो जाती है। तीनों की रिहाई होने के बाद सुग्रीव अपने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभाल रहा है। शिखा अपने जिंदगी में किसी और से शादी करके अपना घर बसा चुकी है। दीपू भी किसी और से शादी करके अपना घर बसा चुका है। अब मामला है जो मरी हुई पूजा है, उसका क्या? फाइल धूल फांक रहा था। अचानक एक दिन सिटी एसपी फाइल को जब देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, फाइल को ओपन करना चाहिए। ये जानना चाहिए कि और उसे न्याय मिलना चाहिए पूजा को जो मर गई है। फाइल को ओपन सिटी एसपी करवाते हैं। अदालत में इसी 5 दिसंबर को उसकी गवाही थी। कुछ अपडेट आएगा तो हम आगे बताएंगे। पुलिस पूरी तैयारी करके मीडिया को ये बताई हुई है कि इस बार जो हम तैयारी करेंगे उससे न्याय पूजा को जरूर मिलेगा।
बच्ची का पता नहीं क्या हुआ, बच्ची पड़ोस में छोड़ दी थी। पुलिस शायद उसे अपनी निगरानी में जो चाइल्ड केयर होता है वहाँ पे उस बच्ची को भेज दिया गया होता है। 2 गवाह पुलिस बनाए थे, एक थी शिखा की सहेली और दूसरा वो मिर्ज़ापुर का ढाबा वाला। मिर्ज़ापुर का जो ढाबा वाला है वो कहीं शिफ्ट हो गया। शिखा की सहेली भी रूम रेंट पे रहती थी, वो भी कहीं शिफ्ट हो गई। दोनों नहीं है पुलिस के पास। 2 गवाह थे, दोनों अब नहीं हैं। पुलिस आगे क्या कदम बढ़ाती है? पूजा को कैसे न्याय दिलवाती है? तैयारियां कर रही है, जांच रिपोर्ट बना रही है। हमें भरोसा है हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था पर कि पूजा को न्याय मिलना ज़रूर चाहिए। पूजा से संबंधित कोई अपडेट आएगा तो हम अगली कहानी में आपको बताएँगे ज़रूर। लेकिन इस घटना से ये सीखने को या मिलती है, ये प्रेरणा भी हमें हम लोगों को मिलती है कि प्यार के चक्कर में या देह सुख के चक्कर में ऐसा भी ना हो कि किसी की जान ले ली जाए और बेरहमी के साथ ले ली जाए। प्यार है तो उसे पानी है और समाज के मद्देनज़र को रखते हुए, समाज व्यवस्था को पालन करते हुए जीना चाहिए, प्यार को पाना चाहिए, घर बसाने चाहिए। घर बसाने के चक्कर में किसी की जान को लेनी नहीं चाहिए, अपराध नहीं करने चाहिए। यही सीख इस कहानी से मिलती है। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।